हे माय लिसनर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। एंड आई नो मेरे लवली लिसनर्स मुझसे बहुत ज़्यादा नाराज़ होंगे, खफा होंगे, होना भी चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, कोई अपडेट नहीं, कोई पोस्ट नहीं, मैं बिल्कुल गायब सी हो गई थी। और ये बहुत ज़रूरी था मेरे लिए क्योंकि मुझसे बिल्कुल भी कहानी बोली नहीं जा रही थी, बहुत लो फील हो रहा था। इस वजह से मैंने सोचा कि कुछ वक्त का अपने आप को भी आराम दिया जाए और उसके बाद से फिर लाया जाए आपके लिए बहुत ही खूबसूरत सी कहानी। सोल्ड ब्राइड ऑफ डेविल माफिया की ये कहानी, जिसमें आपको दो किरदार मिलने वाले हैं, दो कपल्स मिलने वाले हैं, दो अलग ज़िंदगी देखेंगे आप लोग जो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होगी। इसमें दो कपल के नाम को अगर मैं आप लोग के सामने रखूं तो एक मिस्टर एडी, जिसके बारे में आपको बाद में पता चलेगा कि आखिर इस नाम का फुल फॉर्म क्या है, और साथ ही उनकी प्यारी सी खूबसूरत सी वाइफ वैष्णवी। वहीं दूसरे साइड में एक क्यूट कपल जिसका नाम होने वाला है इशिता कुसुम देशमुख, और उसके साथ ही वेदांत सूर्यवंशी। मुझे उम्मीद है कि आपको हर बार की तरह कहानी पसंद आएगी ये वाली, और रिप्लेस्ड ब्राइड ऑफ डेविल प्रोफेसर को इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए बिना किसी देरी के अब शुरू करते हैं इस कहानी को। मैं हूँ आपकी ऑथर सौम्य त्रिपाठी और इस कहानी को नरेट भी मैं ही कर रही हूँ। इस कहानी को मैंने बहुत ही प्यार से लिखा है और चलिए देखते हैं आपको ये पसंद आती है या नहीं। और हाँ, कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों से बता दूं कि हाइप कर देना वीडियो को, मुझे अच्छा लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कहाँ हैं आप और कब तक पहुँचने वाले हैं? देखिए, हमें पता है आप बहुत व्यस्त रहते हैं, मगर कम से कम लड़की देखने तो आ जाइए, जैसे आप शादी के लिए मान गए। इतना प्यार से बोला था। 45 साल की लगभग उम्र की ये औरत ने, लेकिन दूसरी तरफ से बड़ी रूखी सी आवाज़ आती है। वैसे तो वो शख्स अपने टैबलेट में देख रहे थे, जैसे कि वो भी अपने कुछ काम में बिजी हों और ये आवाज़ उन्हें डिस्टर्ब ही कर रही हो। शादी करनी है कर लूँगा, मुझे उसे देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग करवा रहे हैं ना? मेक श्योर कि आप लोग को पसंद आ जाए, दैट्स इट। और बार बार मुझे कॉल करके डिस्टर्ब मत करिए, काम कर रहा हूँ मैं। इतना सख्त लहजा था उनका कि दूसरी तरफ की औरत के तो चेहरे के रंग ही उतर गए थे। वो फ़ोन को अपने कानों पर अभी लगाई हुई थी कि तब तक फ़ोन कट जाता है एक बीप साउंड के साथ, और वहीं वो अपने हस्बैंड की तरफ देखते हुए कहती हैं, आपके भाई को आप ही संभाला करिए, हमें मत फ़ोन पकड़ाया करिए। आपको तो डर लगता है, हमें भी लग सकता है ना। पकड़िए फ़ोन। मैं बात नहीं करूँगी अब इनसे। और ये है क्या चीज़? अपनी शादी के लिए कोई टाइम कैसे नहीं निकाल सकता? पता नहीं शादी के मंडप में कैसे बैठेंगे ये। ड्राइवर अभी तक थोड़ा सा कंफ्यूज था। सामने दो तरफ का रास्ता दिख रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या अभी अपने बगल में बैठे साहब की भाभी की बात सुननी है या फिर इन्हीं की बात। लेकिन जैसे ही अभी उस शख्स ने उस आदमी के चेहरे की तरफ देखा था, वो एकदम से सनक जाता है और तुरंत ही अपने चेहरे को हाँ मिलाते हुए कहता है, साहब हम इधर ही चलते हैं। वैसे तो ऑफिस में वो खुद मीटिंग भी नहीं करते थे, वो सिर्फ अपने ऑफिस में मौजूद होते थे और बाकी के मीटिंग्स के लिए वो अपने पार्टनर्स या फिर अपने असिस्टेंट को ही भेजा करते थे। लेकिन फ़िलहाल सिचुएशन इतनी ज़्यादा गर्म हो गई थी जिसे नरम करने के लिए इनका पहुंचना तो ज़रूरी था। जब बात उनके पार्टनर से हैंडल नहीं हो पाती, तब जाकर पहुंचते थे एडी नाम के ये शख्स। लोग इन्हें इसी नाम से जानते थे। इनका पूरा नाम आखिर क्या है, ये आप इनके मुंह से ही सुनिए। ऑफिस में एक अजीब सा गर्म माहौल था। यहाँ सब लोग डरे सहमे थे क्योंकि यहाँ पर अंदर बैठे एक शख्स जो कि लगातार इस वक्त एडी कंपनी के बाकी के पार्टनर्स को हड़काए जा रहे थे। किसी तो बात से वो बहुत ज़्यादा नाराज़ थे और साथ में कोई भी उन्हें हैंडल नहीं कर पा रहा था। तभी इन्हें कॉल किया गया था। अंदर बैठा वो शख्स कोई मामूली नहीं था। रणधीर माथुर, जाने माने पॉलिटिशियन और उसके साथ ही काफ़ी ब्लैक में करने वाले बिजनेस के लिए जाने जाते थे। लेकिन मजाल था कि उनके सामने कोई चूं तक कर सके। पुलिस भी उनके सामने दबती थी और गवर्नमेंट तो उनके सामने हमेशा अपना सिर झुका लिया करती थी। माहौल यहाँ इतना ज़्यादा गर्म हो रहा था कि एटी कंपनी के दो पार्टनर्स ऑलरेडी चुपचाप वहाँ बस बैठे हुए थे और जैसे तैसे वेट कर रहे थे कि कब आएगा वो शख्स जो कि इनको संभाल सके। जैसे ही अभी ब्लैक टक्सीडो के साथ वो शख्स अंदर की तरफ अपने कदम को रखा था, तब तक माथुर साहब अपने चेहरे को उठाकर के पीछे की तरफ मोड़कर देख ही लेते हैं कि आखिर अब कौन आया, और जो भी आएगा आज वो सुन कर ही जाएगा क्योंकि आज वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थे।
लेकिन इस शख्स ने बस अपने चेहरे से मास्क और अपने आंखों से गॉगल हटाया था कि उनकी सारी बातें उनके मुंह के अंदर रह गई थी। एक लड़की जो धीरे से खड़े होते हुए कहती है, क्या हुआ मिस्टर माथुर साहब, आप कुछ बोल रहे थे, आप इतने शांत क्यों पड़ गए? ये लड़के, इशिता कुसुम देशमुख। वैसे तो ये भी काफ़ी ज़्यादा जानी मानी बिजनेस वुमेन थी, लेकिन फिर भी वो ज़्यादा आलतू फालतू लोगों से मुंह लगाना पसंद नहीं करती थी। वरना इतना गुस्सा तो उनके अंदर भी था कि अगर उनका मन करता तो वो अपने रिवॉल्वर को उठा करके इन्हें ठोक भी देती और कोई उनका कुछ बिगाड़ भी नहीं पाता। लेकिन इससे उन्हीं की कंपनी को लॉस होता। अब वो पूरी तरह से शांत पड़ चुके थे और धीरे धीरे अपनी जगह से खड़े हो रहे थे, क्योंकि ये ब्लैक टक्सीडो वाला शख्स उनकी तरफ ऐसे क्यों आगे बढ़ रहा है, अपनी आंखों में अजीब सा गुस्सा लिए। अभी वो पूरी तरह से खड़े हो पाते उससे पहले ही इस शख्सियत का हाथ उनके काउंटर पर जाकर के जोर से इतनी बुरी तरह से रखा गया था कि वो एकदम से अपनी जगह पर दोबारा से बैठ चुके थे और उनके कांपते हुए होठ जो कि बस एक नाम ले रहे थे, सर। लेकिन ये आवाज़ अभी पूरी तरह से उनके मुंह से निकल पाती तब तक इस शख्सियत का हाथ उनके कंधे पर गया था और अपने चेहरे पर एक अजीब से स्माइल ले रहे थे, जो कि वाकई नॉर्मल तो नहीं बल्कि कुछ ज़्यादा ही डरावनी लग रही थी। बहुत ही धीरे स्वर में उनकी आवाज़ आती है, क्या हुआ, परेशान लग रहे हैं आप? इज एवरीथिंग फाइन विथ यू मिस्टर माथुर? इतना सॉफ्ट लहजा, आखिर इसके बावजूद भी ये मिस्टर माथुर इतना क्यों डर रहे हैं? ये उनके अपने एम्प्लॉय सोच रहे थे जो कि उनके साथ आए हुए थे। तीन चार लोग और थे, लेकिन सबके सब चुपचाप बैठे हुए थे। अपने चेहरे को कोई नीचे झुकाया तो कोई इस शख्सियत के चेहरे की तरफ देख रहा था कि आखिर ये ईडी साहब इतना भी क्या है जो सब इनसे इतना ज़्यादा डर जाते हैं, और उनके अपने बॉस भी। तभी धीरे से इशिता के कान के पास एक आवाज़ आती है, ज़रा नीचे झुक कर देखना, मेरे को तो लगता है सूसू मार दिया होगा। इशिता अपने ठीक बगल में बैठे उस शख्स को घूरते हुए कहती है, वेदांत, कभी तो सिचुएशन को सीरियस ले लिया करिए आप, प्लीज़। वहाँ किसी की जान हलक में आकर अटकी हुई है और आपको मजाक सूझ रहा है। तभी एडी जो पीछे की तरफ मुड़ते हुए पूछते हैं, क्या प्रॉब्लम है इनको, और इतनी तेज तेज आवाज़ कैसे आ रही थी इनकी? एक्स्ट्रा वॉल्यूम वाली चीज़ें पसंद नहीं आती हैं, और जो ज़्यादा तेज़ आवाज़ करती हैं मैं उनकी आवाज़ हमेशा के लिए म्यूट कर देता हूँ। खैर, प्रॉब्लम क्या है? तभी वो अपने असिस्टेंट की तरफ इशारा करते हैं और धीरे से अपने हाथ में फाइल पकड़ते हुए कहते हैं, मेरे बेटे को गायब कर दिया गया है। मुझे समझ में नहीं आ रहा ये किसने किया है, पर मुझे ऐसा लगा कि तभी वेदांत उनकी बात को कंप्लीट करते हुए कहते हैं, इन्हें ऐसा लगा कि तुमने गायब किया है। आपने गायब किया है सर। वैसे तो एडी और वेदांत पार्टनर्स थे, लेकिन फिर भी वेदांत भी ना जाने क्यों एडी को हमेशा सर ही बुलाना प्रेफर करते थे। शायद सर बोलकर के वो हमेशा बचे रहें इस वजह से, और उनके गुस्से का शिकार ना बने। इस बात पर वो मेन चेयर पर जाकर के आराम से बैठते हुए अपने चेहरे पर फिर से एक स्माइल लेते हुए कहते हैं, ओह, तो आपके बेटे को गायब करने में आपको लगता है मेरा हाथ है? क्यों? क्या उसने किसी लड़की को छेड़ने की कोशिश की थी, या फिर किसी कॉलेज की लड़की के साथ बदतमीजी? कहीं आपका बेटा किसी कॉलेज में जा कर के किसी लड़की को गायब करने की धमकी तो नहीं दिया था ना? अगर ऐसा कुछ नहीं किया तो ऑब्वियसली कि मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगा जिससे आपके बेटे को कोई तकलीफ हो। तो ये फाइल अपने पास रखिए और आप जो डील साइन करने आए थे वो करिए। बेहतर होगा आप प्यार से करिए। मैं कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करना चाहता आपके साथ। वैसे वो अपनी जगह से मुश्किल से खड़े होते कहते हैं, मुझे थोड़ी वॉशरूम जाना था, मैं चला जाऊँ? लेकिन लेडी इसके लिए भी उन्हें हाँ तो नहीं बोलने वाले थे। अपने चेहरे को ना मिलाकर कहते हैं, पहले साइन करिए, उसके बाद ही आप यहाँ से हिल सकते हैं। और ये बोल करके उन्होंने अपनी आंखों से उन्हें बैठने का इशारा कर दिया था। बेचारे मजबूरी में अब वो बैठ गए थे। बाकी उन्हें वॉशरूम तो काफ़ी तेज़ लगी थी, जिसकी वजह से जैसे तैसे करके अपने मन को मारते हुए उन्होंने साइन कर दिया था और खड़े होते हुए कहते हैं, हमने तो डील कर लिया, अब हमें जाने दीजिए, और हो सके तो हमारे बेटे को। इस बात पर मेन चेयर पर बैठा हुआ वो शख्स जैसे ही खड़ा हुआ था, बाकी के लोग भी एकदम से खड़े हो गए थे और उनके ठीक सामने पहुंचते हुए अपने आंखों पर गॉगल्स लगाते हुए कहते हैं, जब मेरी नज़र में कोई चढ़ जाता है तो मुश्किल है उसका बच पाना। खैर, भगवान से प्रार्थना करिएगा आप उसके लिए, दुआ करिएगा कि मुझे उस पर दया आ जाए।
और ये बोलकर वो बाहर निकल चुके थे। कितना आसान था उनके लिए साइन लेना। यहाँ इशिता जोर से अपने हाथ को काउंटर पर मारते हुए कहती है, शिट! अगर तुमने मेरा हाथ नहीं पकड़ा होता ना, तो मैं भी उनसे साइन ले लेती। मैं कब इसकी तरह बनूंगी यार? इतने ज़्यादा परफेक्ट क्यों है ये? ये सुनते ही वेदा जो उनके कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, इट्स ऑल राइट। खैर तुम जो भी हो, मुझे पसंद हो। और तुमने इसकी तरह तो बिल्कुल मत बनना, डर लगता है मुझे इससे। इतना ज़्यादा सड़ू बनोगी ना तो शादी भी नहीं होगी तुम्हारी। इशिता जो वेदांत की तरफ मुड़ते हुए कहती है, मुझे करनी भी नहीं है। और वैसे भी कोई मेरी लेवल का बंदा भी तो मिलना चाहिए ना उसके लिए। और ये बोल कर के वो भी अपने कोट को पहनते हुए वहाँ से निकल गई थी। बेचारा वेदांत जो अपनी जगह पर शांति से बैठे हुए अपने बारे में सोच रहा था, इतना सही शख्स तुम्हारे सामने खड़ा रहता है और तुम्हें नज़र क्यों नहीं आता? अंधी हो क्या? वहीं दूसरी तरफ देशमुख जी का पूरा परिवार यहाँ पर अपने घर के सबसे छोटे और सबसे ज़्यादा अकड़ू इंसान के लिए लड़की देखने के लिए आए थे। और जो लड़की अभी उनके सामने आने वाली थी, कहाँ पता था कि वो वाकई ही उनकी ज़िंदगी में आकर के उनकी पूरे परिवार की ज़िंदगी बदलने वाली थी। चेहरे से देखकर कोई साफ बता सकता था कि वो बहुत ही ज़्यादा डरी और सहमी है। धीरे धीरे करके उसका चेहरा सबको नज़र आने लगा था। गले में वो अजीब सी घबराहट और साथ ही वो डर कि अगर कोई उसे नहीं पसंद किया तो शायद उसके लिए काफ़ी तकलीफ़दायक हो जाएगा उसका अपना ही परिवार। उसकी माँ जो आराम से यहाँ पर बैठ कर के सबसे बातें कर रही थी, वो थोड़े तेज़ स्वर में आवाज़ लगाते हुए कहती हैं, वैष्णवी, थोड़ा जल्दी आइए बेटा, ये लोग इंतज़ार कर रहे हैं। आपके पैरों में कोई चोट थोड़ी ना लगी है जो आप इतने आराम से और आहिस्ता चल रही हैं। जैसे उसकी माँ का इतना कहना हुआ था, वो काफ़ी तेज़ कदमों से पहुँचती है वहाँ पर और सबके लिए अपने हाथों में ट्रे लेकर के अपने हाथों से चाय तो दे रही थी, मगर साथ ही उसके हाथ तो थोड़े अजीब तरीके से काँप रहे थे। हिम्मत नहीं थी कि वो अपनी नज़रों को उठा करके अपने ससुराल वालों की तरफ भी देख सके। उसके पाँव जो उसको प्यार से समझाते हुए कहते हैं, बेटा वो नौकर भी दे देंगे, आप चुपचाप से आकर बैठ जाइए, इतना परेशान मत होइए। हाँ, लेकिन उसी में उनकी माँ की आवाज़ आती है, परेशान होने वाली बात नहीं कहते हैं इसे, संस्कार कहते हैं। और मैंने अपनी बेटी को बहुत संस्कार दिए हैं। आप बस एक बार इसे अपने घर पर तो ले जाइए, फिर आप खुद देख पाएंगे। वैसे जिससे हमारी बेटी की शादी होने वाली है, लड़का तो कहीं नज़र नहीं आ रहा। आप लोगों ने तो ठीक से नाम भी नहीं बताया हमें। तभी वैष्णवी के पापा जो उनकी माँ की तरफ देखते हुए कहते हैं, नाम का तो पता नहीं, लेकिन हमें लड़के से तो मिलना ही पड़ेगा। वैसे तो सुना है काफ़ी स्ट्रिक्ट और काफ़ी रूड मिजाज का है, मगर तभी वैष्णवी की माँ जो उन्हें घूरते हुए कहती हैं, ऐसे कैसे, आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं उनके बारे में? जहाँ तक मैंने नाम सुना है, ईडी कहकर बुलाते हैं सब उसे, है ना? और स्ट्रिक्ट और रूड नहीं, कितना सक्सेसफुल है आप ये देखिए। हमें तो इस रिश्ते से कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन तभी वैष्णवी के पापा जो धीरे से वैष्णवी के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए पूछते हैं, क्या ठीक है सब कुछ, अगर तुम्हें कुछ बात? लेकिन तभी उनकी माँ ने घूरते हुए कहती हैं, अरे उससे क्या बात करनी होगी, आप भी समझते नहीं हैं। वैष्णवी भी अभी तक तो कुछ नहीं बोलती, लेकिन तभी अचानक से दो लोग अपने सर को नीचे झुकाए हुए भागे भागे अंदर की तरफ आते हुए कहते हैं, सर आ रहे हैं। वैसे तो ये वैष्णवी का परिवार था और उन्हीं का घर था, लेकिन यहाँ पर उसके भी नौकर किसी को इतना डरे सहमे तरीके से सर बुला रहे हैं। वैष्णवी को समझ नहीं आता कि किसके बारे में बात चल रही है और वो बस अपने चेहरे को नीचे झुकाए रहती है। लेकिन अभी कोई नौकर जाकर के बाहर उनको रिसीव करे उससे पहले ही वैष्णवी की माँ ने उसे इशारा कर दिया था, जाकर देख कर आओ कौन आया है बाहर। यहाँ पर सब लोग उसे देखने के लिए बैठे, मगर फिर भी काम तो सारा वैष्णवी ही करने वाली थी ना। और कम से कम इसी बहाने वैष्णवी के ससुराल वालों को समझ तो आए कि उनकी बेटी कितनी गाय समान है। वो चुपचाप एक इशारे पर उठ चुकी थी और जाकर के बाहर के दरवाजे को खोली थी, लेकिन नज़र अभी भी इतनी नीचे थी कि उसे यह भी नहीं पता था कि सामने खड़ा कौन है। वो ना सामने से हटती ना कुछ बोलती और चुपचाप अपनी जगह पर स्टैचू बनकर खड़ी थी। लेकिन जैसे ही अभी एक कदम उसके ठीक सामने की तरफ आगे बढ़ा था, उसको थोड़ा सा हिचक महसूस होता है। वो
2 कदम पीछे होते हुए कहती है कि क्या कर रहे हैं और कौन है आप? तभी आवाज़ उसके कानों में पहुंचती है। इस घर में बुलाया गया है मुझे। वैसे तो आने में कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन अगर तुम साइड हो जाओ तो मैं अंदर जा पाऊंगा। लेकिन अंदर आते आते एक बार उस शख्स की नज़र पहुंच ही गई थी गलती से, क्योंकि उनके हाथ के वॉच में उसके दुपट्टा जो फंस गया था, जो अभी तक उसके सर पर लगा हुआ था पल्लू बनकर। और जैसे ही वो अपने हाथ को आगे बढ़ाए तो थे, लेकिन तब तक पल्लू पूरी तरह से नीचे आ चुका था और ज़मीन पर गिर चुका था, जिससे अब उसका चेहरा पूरी तरह से उस शख्स के सामने था। लेकिन मजाल थी जो एक दूसरे को उन्होंने ठीक से देखा भी हो। वो बेरुखी से उसके पल्लू को अपने हाथ के वॉच से हटा चुके थे और आकर के काउच पर बैठते, लेकिन सब लोग वहां पर खड़े होने लगे थे, इवन उनके खुद के भी भाई। लेकिन तब तक उन्होंने अपनी नज़रों का इशारा कर दिया था कि चुपचाप से बैठे रहें। सबको दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि उनकी कितनी इज्जत होती है उनके घर में, और ये डर वो कायम रखें, मगर सबके सामने शो ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है। आराम से आकर के वो एक अलग चेयर पर बैठ चुके थे। तभी वैष्णवी की माँ ये देख कर के एकदम से खुश हो चुकी थी कि इनका रुतबा तो अलग ही और इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। तब तो वैष्णवी के लिए बिल्कुल ठीक होंगे। बिना एक बार भी वैष्णवी की मर्जी जाने हुए शादी तय कर दी गई थी। सब लोग खुशी खुशी एक दूसरे को मिठाई खिला रहे थे, मगर वहाँ पर एक शख्स जो कि अभी भी अपने फ़ोन में लगा हुआ था और फ़ोन को अपने कान पर लगाते हुए अपनी आंखों से ही अपने बगल में बैठी भाभी को इशारा करके वहाँ से जा चुके थे। जाते जाते खड़ी लड़की पर फिर से उनका ध्यान गया था, और अभी भी वो उन्हें नौकरानी से ज़्यादा कुछ और नहीं लगी थी। ये भी नहीं ध्यान दिया था कि उनके लिए शादी के लिए आई वो लड़की नौकरानी नहीं, बल्कि उनकी होने वाली वाइफ है। ना चेहरे में दिलचस्पी, ना ही उसके चाल ढाल में, और ना ही इवन नाम तक वो जानना पसंद किए थे। बस चुपचाप वहां से बाहर निकल चुके थे। आराम से आकर की गाड़ी में बैठे हुए थे, तभी तभी उनके कान के पास से एक आवाज़ पहुंचती है। कैसी लगी लड़की? ये आवाज़ सुनने के बाद वो खिड़की के बाहर देखे थे, जहाँ इस वक्त उनकी भाभी खड़ी होकर के यही सवाल कर रही थी। क्या आपने देखा नहीं, लड़की कैसी लगी? लेकिन वो अभी फ़ोन पर बात कर रहे थे और फ़ोन को अपने कान से धीरे से हटाते हुए कहते हैं, पता नहीं, पर जैसे भी है शादी तय हो गई ना, बात ख़त्म। मैं गाड़ी लेकर निकल रहा हूँ। इतना सख्त लहजा हो सकता है किसी का? भगवान ही जाने इनका क्या होगा और उस लड़की का क्या होगा। एक तरफ देशमुख परिवार में एक नई बहू आने की तैयारी चल रही थी जोरों शोरों से। सबको बहुत खुशी थी, सारे लोग एक्साइटेड थे। कार्ड छपवाने के लिए डिज़ाइंस तैयार किए जा रहे थे, तो कोई अपने अपने कपड़ों के बारे में सोच रहा था कि वो क्या पहनने वाला है। यहाँ पर सब लोग अपने अपने कपड़े को डिज़ाइंस करने में लगे हुए थे, तो कोई अपनी ज्वेलरीज के बारे में सोच रहा था कि वो क्या पहनने वाला है। बड़ा परिवार था ये। तब तक ब्लैक शू के पैर की आवाज़ टक टक करके टाइल्स पर बजना शुरू हुई थी, जिससे यहाँ सबसे बड़े शख्सियत, जिनका नाम श्री, जो कि अक्सर लोग उन्हें एमएलए साहब करके बुलाया करते थे, वो अपनी जगह से धीरे से खड़े होकर के अब उस शख्स के सामने पहुंचना चाह रहे थे ताकि बात कर सकें। लेकिन यहाँ पर मिस्टर एटी को ज़्यादा बात करने में किसी से दिलचस्पी नहीं होती थी, जैसे कि उन्हें तो इस परिवार से कोई लेना देना ही ना हो। यहाँ मौजूद सिर्फ एक लड़की की वजह से वह उस घर में आया जाया करते थे, वरना उन्हें तो इस परिवार से कोई रिश्ता ही नहीं रखना था। इसके पीछे की भी अपनी एक अलग ही दास्तान थी। फिर आज श्री जो आकर के उनको बीच में रोकते हुए कहते हैं, हमें आपसे कुछ बात करनी थी। एमएलए साहब, जो कि यहाँ के जाने माने शख्सियत के साथ अपने परिवार में भी बहुत ही अलग नाम और बहुत ही अलग ओहदा रखते थे। पूरे परिवार, पूरे खानदान में भी कोई नहीं था जो उनके सामने कुछ भी बोल सके। लेकिन इसके बावजूद भी जब भी वो मिस्टर देशमुख के यानी कि एडी के सामने पहुंचते, तो उन्हें भी हिम्मत जुटानी पड़ जाती बात करने के लिए। उन्होंने जैसे ही अपनी आंखों से अपना चश्मा निकाल करके पॉकेट में रखा ही था और सामने की तरफ देख करके बस अपने चेहरे को हाँ में हिला दिया था। वो कुछ भी बोलना नहीं चाह रहे थे, बस इस बात का इंतज़ार कर रहे थे कि वो क्या बोलने वाले हैं। सामने खड़े श्री जो अपने सिर को इधर उधर करते हुए कहते हैं, हम कह रहे थे कि एंगेजमेंट और हल्दी मेहंदी की जो फंक्शन, इतना बोलना ही हुआ था कि तभी एक आवाज़ उनके कानों में बस ऐसे पहुंची थी जैसे कि वो उनसे पूछ ना रहे हो, डायरेक्टली उन्हें डिसीजन सुना रहे हो। डायरेक्ट शादी होगी, वो भी कल, क्योंकि परसों मुझे मीटिंग के लिए निकलना है और मैं फ़ौरन जा रहा हूँ। कल तक शादी हो पाई तो ठीक है, वरना फिर 1-2 महीने बाद इसके बारे में सोचते हैं। मैं फ्री नहीं रहूँगा और मेरा शेड्यूल बहुत टाइट है।
ये बोल कर के वो अपने एक कदम को ऊपर की तरफ बढ़ा चुके थे। तब तक पीछे आ रहे बहुत सारे लोग जो कि एकदम से हैरानी से देख रहे थे इस जाते हुए आदमी को कि ये क्या साइको इंसान है। कल शादी, वो भी ऐसे। कोई तैयारी नहीं थी, दूसरे परिवार को पता तक नहीं था। वैष्णवी के परिवार को तो यही लग रहा था कि पूरे रीति रिवाज के साथ ही शादी होगी। आखिर ऐसे क्यों? श्री जो एकदम से परेशान होकर के जा कर के अपनी जगह पर बैठते हुए कहते हैं, क्या करूं मैं इसका, कुछ समझ में नहीं आता है मुझे। मुझे तो मुझे तो इतना गुस्सा आ रहा है ना अभी। कि तभी उनकी बीवी जो उनसे कहती हैं, अगर आ रहा है गुस्सा तो जाकर निकाल दीजिए। बात करने की ताकत होनी चाहिए जो उसमें है और आप में नहीं। आप कितने साल बड़े हैं उससे, उम्र कितनी बड़ी है और आप कितने कितने पावरफुल हैं, मगर फिर भी उसके सामने क्या हो जाता है आपको। ये बात जैसे ही श्री ने सबके सामने इस तरह सुनी थी उनकी बड़ी माँ के मुंह से, वो गुस्से में खड़े होते हुए कहते हैं, अगर आपके अंदर इतनी हिम्मत है तो आप जाकर बात करिए उनसे। मुझे नहीं पता, लेकिन हम आपको इतना बता रहे हैं कि ये शख्स मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लगता। पता नहीं क्या होगा इस परिवार का और उस लड़की का क्या होगा जो इस घर में आएगी। जाते जाते भी उनकी वाइफ ने अपना सारा गुस्सा उनके ऊपर ही निकाल दिया था। होगा क्या, जैसे वो कहेंगे वैसे शादी होगी। भाई उनकी शादी है, हम थोड़ी ना कुछ कह सकते हैं। खैर, सुबह कितने बजे करनी है ये भी बता दीजिए, उसी हिसाब से हमें पंडित जी से बात भी करनी पड़ेगी। ये बात वैष्णवी जी के परिवार वालों को पता चला था और वैष्णवी को ये बात उसके पापा बता रहे थे। अब तुम खाली तो हो ना, कोई काम तो नहीं कर रहे बेटा? वैष्णवी एकदम से खड़ी हो गई थी। सिर्फ अपने पापा को देखकर उसके चेहरे पर हल्की से स्माइल आती थी, लेकिन कुछ वक्त से उसके पापा का भी बिहेवियर उसके साथ कुछ खास ठीक तो नहीं रहता था, लेकिन फिर भी बाकियों के कंपैरिजन में तो वाकई ही बहुत अच्छा। लेकिन फिर भी बाकी के कंपैरिजन में तो काफ़ी अच्छा। वो प्यार से उसके सर पर हाथ चलाते हुए कहते हैं, तुम्हारी शादी के बारे में बात करनी थी तुमसे। वो तुम तभी वैष्णवी दिखाते हुए कहती है, माँ ने कहा ये लहंगा है तो मैं ये सब पहन लूँगी। वैसे भी क्या करना है, कोई शॉपिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी पापा। ये सुन करके उसके कंधे पर प्यार से उसके पापा हाथ रखते हुए कहते हैं, शादी के लिए तुम्हें इतने सारे कपड़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि तुम्हारी कोई रस्म रिवाज के साथ शादी नहीं हो रही है। हम ये शादी बहुत सीक्रेट रखने वाले हैं। ये सुनते ही वैष्णवी की आंखें और ज़्यादा नम हो गई थी। शादी तो बस एक बार होती है ना लड़कियों की, फिर उसके बाद ये इतना सीक्रेट। और आगे क्या बोलने वाले थे उसके पापा, इसी बारे में वो इंतज़ार कर रही थी। दिल उसका धक धक कर रहा था कि आखिर आखिर वो क्या थोड़ा सा भी खुश नहीं हो सकती। उसकी किस्मत को क्या बुरा लग जाता है जब भी वो थोड़ा सा खुश होने के बारे में सोचती है। वो तो बस इतनी छोटी से बात पर ही खुश थी कि उसे लहंगा पहनने का मौका मिलेगा, उसे सब लोग दुल्हन की तरह देखेंगे और सबका अटेंशन उसके ऊपर होगा, जो कभी नहीं होता था। लेकिन उससे तो ये खुशी भी छीन ली गई, ये छोटी और मामूली सी खुशी भी। उसका चेहरा जो पूरी तरह से अब शांत पड़ गया था, जो हल्की फुल्की उसके चेहरे पर मुस्कान थी वो भी गायब हो चुकी थी। कल ही होगी तुम्हारी शादी। जैसे उसके पापा की आवाज़ उसके कानों में पड़ी थी, वो चुपचाप जा कर के अपने बेड पर बैठ गई थी और शांति से कहती है, अब ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं अब कल ही। तभी उनके फ़ोन पर एक मैसेज आया था जिसे वो दिखाते हुए कहते हैं, तुम्हारे हस्बैंड का मैसेज है। उन्होंने कहा है सुबह 4 बजे तक हमें मंदिर पहुंचना है, तो तुम जल्दी सो जाना और सवेरे उठ जाना बेटा। और एक बात ध्यान रखना, जिस शख्स के साथ तुम्हारी शादी हम करवा रहे हैं वो बहुत ही अच्छा इंसान है, लेकिन उसे समझना थोड़ा मुश्किल है। मुझे उम्मीद है तुम समझ जाओगी। उसे पता था उसके पापा सिर्फ उसके दिल रखने के लिए बात बोल रहे हैं, क्योंकि जितना उसने एडी के बारे में सुना था, नहीं वो अच्छा इंसान नहीं है। दुनिया जानती थी, जितने भी लोगों को उसके बारे में पता था। वैसे तो एडी के बारे में जानना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती थी, लेकिन जितने लोगों को भी पता था सब जानते थे कि वो कैसा इंसान है। और उसने तो खुद अपनी माँ और अपने भाइयों की बातें सुनी थी। लड़का तो ढूंढ लिया है मैंने, मगर खुश होगे तुम लोग कि लड़का कैसा है, और नाम नहीं पूछोगे। तभी उसमें से वैष्णवी का है एक भाई जो कहता है, बिल्कुल जानना चाहेंगे, और आखिर कोई तो फ़ायदा होगा ना हमारा उसमें। तभी उसकी माँ कहती है, पैसों से फ़ायदे की मुझे ज़रूरत नहीं है, प्रॉपर्टी की हमारे पास कोई कमी नहीं है, तो इसलिए हाँ। खैर मैं तुम्हें बताऊँ तो
एडी नाम तो सुना ही होगा। हमने सोचा है क्यों ना उसी के साथ छोड़ दे इस लड़की को। एक साइन ही तो लेना है इससे। कम से कम 1 साल के लिए हमारे सर के ऊपर से हट तो जाएगी। ये सुनते ही दूसरा भाई जो थोड़ा हैरानी से पूछता है, 1 साल के लिए मतलब माँ? आप क्या बस 1 साल के लिए उसे किराए पर दे रही हैं? ये बोलकर के दोनों भाई हंसने लगे थे। तभी उसकी माँ आराम से अपने हाथ में बियर लेकर के उसे ग्लास में डालते हुए कहती हैं, कुछ ऐसा ही समझ लो। क्या नहीं पता कि ये डील कौन कर रहा है, मगर जो भी कर रहा है अच्छा ही है हमारे लिए। ये बात गलती से एक लड़की जो अपने हाथ में झाड़ू पकड़ करके खिड़की के पास सब कुछ सुन ली थी। वैष्णवी की आंखों से जो आंसू अभी गिर पाते उससे पहले उसके पापा उसके आंसू को पोंछते हुए कहते हैं, जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हें कुछ होने तो नहीं दूंगा। पूरी कोशिश करूंगा कि मेरी बच्ची ठीक रहे। तभी वैष्णवी जो अपने चेहरे को उठाकर देखते हुए कहती है, आप ठीक रहिएगा, बस बस इसी बात की चिंता होगी मुझे कि आपको यहाँ पर कोई तकलीफ ना हो। मेरा क्या है, मैं तो ठीक रह लूँगी, शादी भी कर लूँगी सुबह 4 बजे। और बस इतना बोलकर के वो अपने चेहरे को नीचे झुका ली थी। इतनी ओबेइंग बच्ची आज के ज़माने में मिलना वाकई किसी मिरेकल से कम नहीं था। लेकिन इसका उसको अहमियत कैसे होगा जिसके पास ऑलरेडी बिना मांगे ऐसी औलाद मिल गई हो। अगला दिन सुबह के लगभग अभी 3:30 बजे थे। यहाँ वैष्णवी तैयार होकर के दुल्हन तो बन चुकी थी और उसे तैयार करने के लिए भी कोई नहीं आया था। बिल्कुल सादी सी लग रही थी वो, मगर उस सादापन में भी एक अजीब सा अनोखापन था उसके चेहरे पर। भले भले ही उसकी ज़िंदगी में कितनी भी तकलीफ हो, मगर उसके चेहरे का वो नूर किसी को भी अपनी तरफ लुभा सकता था। महादेव की बहुत बड़ी भक्त थी वो। हर दिन बस हर वक्त उसके मुंह पर महादेव का जाप लगा रहता था। 16 सोमवार का तो पता नहीं, लेकिन जितने भी सोमवार आज तक उसकी ज़िंदगी में आए थे, शायद से उसने सारे सोमवार का व्रत रखा था। बाकी दिन भी खाना मुश्किल से मिल जाता था, लेकिन फिर भी सोमवार के दिन तो अपने मुंह में कोई निवाला नहीं डालती थी वो। नहीं था सिर्फ उनके और उस लड़की के फैमिली के अलावा। शादी इतने गुमसुम तरीके से करवाई गई थी कि सुबह के 4 बजे शादी के मंडप में बैठे हुए ये दोनों शख्स अपने पूरी जिंदगी को एक साथ जीने का वादा भी ले लेते और बिना एक दूसरे की शक्ल जाने, बिना एक दूसरे के बारे में जाने और बिना एक दूसरे का चेहरा देखे, न बिहेवियर का कोई अंदाजा था और ना ही नाम का। शादी के बाद की जिंदगी सबकी अच्छी होती है, ऐसे ही दुआ करती हैं लड़कियां और यही उम्मीद लेकर जाती हैं अपने ससुराल। लेकिन वैष्णवी ऐसी नहीं थी। उसे पता था कि उसकी किस्मत किस तरह से लिखी हुई है और उसे अपनी किस्मत से कोई अच्छी उम्मीद हो ही नहीं सकती थी। और ऊपर से जिस शख्स के साथ उसकी शादी हुई थी, ये तो वाकई इतना ज़्यादा अजीब लग रहे थे उसे कि किस्मत से अब और ज़्यादा दर्द के ही बारे में वो सोच सकती थी। और वैसे भी वो सोचे ना सोचे उसे दर्द ही तो मिलना था। उसकी माँ ने भी उसे यही समझाया था कि उसकी किस्मत ही कुछ ऐसी है। वैसे तो और इस शख्सियत को देख कर के तो सिर्फ यही समझ में आ रहा था, नहीं, ये शख्स तो मेरी ज़िंदगी को और जहन्नुम बना देंगे। किस्मत से और ज़्यादा दर्द के बारे में उम्मीद करके वो अब अपने ससुराल की तरफ आगे बढ़ गई थी। गाड़ी में बैठे हुए चुपचाप बाहर की हवाओं से उसे बहुत ज़्यादा प्यार था, मगर मजबूरी थी कि उसे हमेशा एसी की ज़िंदगी मिली थी। गाड़ी में भी उसे घुटन तो हो रही थी, लेकिन मजाल था कि वो एक शब्द भी अपने मुंह से निकाल सके। वहीं दूसरी तरफ, जहां एक तरफ वैष्णवी नाम की लड़की इतनी ज़्यादा खूबसूरत, प्यारी और इतनी ज़्यादा शांत, दूसरी तरफ इशिता कुसुम देशमुख, जो कि अभी अपनी कंपनी में चुपचाप बैठे लगातार अपने हाथ में लैपटॉप लेकर के काम पे काम किए जा रही थी। फिर रात हो चाहे दिन, उसे सिर्फ काम से मतलब होता था। वैसे उसे एडी से कोई जेलसी तो नहीं थी, मगर एडी नाम से जो प्यार और ऑब्सेशन था उससे। कहा से तो मेरा ही क्लासमेट है, मगर आखिर इतना क्यों डरते हैं सब उससे। उसे भी एक अजीब सी चुल थी, लोग उससे भी तो डरे। हाँ, वैसे तो इशिता कुसुम देशमुख नाम के इस पर्सनालिटी से सबको डर लगता था, लेकिन एडी वाली बात तो शायद नहीं थी उसमें। सुबह के अभी 7:30 बजे थे। सारे लोग अब धीरे धीरे करके उनके हॉस्पिटल में आना शुरू कर दिए थे। घर जाने का तो जैसे कभी उसका मन ही ना करता हो। हाँ, उसकी माँ जब भी उसके साथ रहा करती थी उसे बहुत सुकून मिलता था, मगर फिर भी
घर में कुछ तो ऐसा अजीब था उसके जो उसे हमेशा तंग करता था और उसका दिल चाहता था कि वो बस ऑफिस में रहे, अपने हॉस्पिटल में काम करे और साथ ही अपनी ज़िंदगी में इतना ज़्यादा मशरूफ़ रहे कि अपने परिवार और अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचने का उसे वक्त ही ना मिले। अभी अभी पियून ने उसके ठीक सामने एक फाइल ले आकर रखी थी और साथ ही यहाँ पर दो लोग और ज़्यादा मौजूद थे जो कि इस वक्त इशिता के साइन का वेट कर रहे थे। ये लोग बाहर से आए हुए दो मैन्युफैक्चर कंपनी के मैनेजर्स थे जो कि इशिता के हॉस्पिटल में आने वाले मशीन को डिलीवर करवाने वाले थे। लेकिन जैसे ही अभी इशिता ने उस फॉर्म की तरफ देखा था जहाँ पर उसका नाम इशिता कुसुम देशमुख की जगह इशिता अनिरुद्ध देशमुख लिखा था, वो एकदम से अपनी जगह से खड़ी हो चुकी थी और उसका खड़ा होना सामने के इन दो शख्स की हड्डियों तक को पूरी तरह से कांपने पर मजबूर कर दिया था। ऐसा क्या हो गया जो ये इतना ज़्यादा हमें घूर कर देख रही हैं? क्या सब ठीक तो है ना? पता नहीं, मैंने तो कोई गड़बड़ भी नहीं की हमारी तरफ। लेकिन इशिता उन लोग की तरफ नहीं बल्कि अपने मेन हॉस्पिटल के हॉल की तरफ आगे बढ़ रही थी और आवाज़ अपने मुंह पर रखकर के इतना ज़ोर से उसे चिल्लाई थी कि पूरा हॉस्पिटल कुछ पल के लिए अपनी जगह पर रुक सा गया था। ऋत्विक! ये आवाज़ पहुंची थी उस आदमी के कान में कि वो दौड़ते दौड़ते अपने आप को संभालते उनके सामने आकर के हाजिर हो जाता है और अपने सर को नीचे झुकाते हुए कहता है, यस मैम। इतनी जोर से वो फाइल नीचे की तरफ दे मारी थी कि वो पूरी तरह से इधर उधर पेपर्स के साथ फैल चुका था और पूरी तरह बिखर चुका था। वहीं पीछे आ रहे दो वो मैन्युफैक्चर के एम्प्लॉयज़ को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या है। हाँ, आखिर उनसे कोई गलती हो गई क्या? तभी वो जोर से ऋत्विक को उन लोगों की तरफ घूर करके दिखाते हुए कहती हैं, ये सब क्या है? क्या इन लोग को अभी तुम लोग को इतना भी नहीं बताया कि मेरे नाम के आगे सिर्फ कुसुम देशमुख लग सकता है? अनिरुद्ध नाम किसने बताया उन लोगों को? जैसे ही ऋत्विक ने इतना सुना था उसके बिल्कुल पसीने उसके माथे से नीचे गिर रहे थे। वो पीछे होते हुए कहता है, मैम वो मैंने नहीं, वो इन लोगों ने फादर नेम पूछा था तो। तभी ये बात सुनते ही इशिता उन लोगों की तरफ मुड़ते हुए कहती हैं, अच्छा, बहुत शौक है आपको मेरे बाप के बारे में जानने का? हम्म, मुझसे पेट नहीं भरा जो आप लोग को मेरे बाप तक पहुंचने का मन कर रहा है? पैसा कौन दे रहा है? यह सुनते ही वो दोनों शख्स उन्हीं की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, आप दे रहे हैं मैम, पर वो फॉर्म में। तभी फॉर्म को ऋत्विक के कहने पर एक पियून ने उठा लिया था और उसे इशिता के हाथ में थमा चुका था। तभी इशिता एक लाइटर लेती और उस फॉर्म को अपने हाथों से जलाते हुए कहती है, ये फॉर्म अगर दोबारा मेरी आंखों के सामने आया तो अगली बार ये फॉर्म नहीं बल्कि आपका पूरा का पूरा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जलकर राख हो जाएगा। समझा दीजिएगा अपने बॉस को। वो दोनों अपने हाथ में उसी जले हुए पेपर को पकड़े हुए और साथ ही बिखरे हुए फाइल्स को लेकर के ऐसे 9 तो 11 हुए थे कि अगर वो यहाँ पर आएंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि और ज़्यादा वो लोग इशिता की आंखों में चुभें और उस फाइल के साथ साथ बुरी तरह से वो लोग भी हॉस्पिटल के फ्लोर पर बिखरे पड़े रहें। हड्डियाँ वड्डियाँ भी तो तोड़वा सकती थी वो, वैसे ही हॉस्पिटल था, हड्डियाँ तोड़वा करके जुड़वा देती। कौन सी बड़ी बात थी इशिता कुसुम देशमुख के लिए? और ज़्यादा मूड नहीं था उनका यहाँ पर रहने का, जिसकी वजह से वो अब घर के लिए निकल चुकी थी ताकि वो अपनी माँ को ज़ोर से हाँ कर सके। इशिता को अगर कोई हैंडल कर सकता था तो पहला वो मिस्टर एडी, जो कि उनके क्लासमेट के साथ काफ़ी अच्छे दोस्त भी हैं उनके, और वहीं दूसरी तरफ उनकी माँ। जैसे ही दरवाजे का बेल बजाया गया था अंदर से सिर्फ एक सवाल आया था, तुमने उस लड़के की फ़ोटो देखी? देखो, मैंने मैंने भेज दिया तुम्हें, अब ये मत कहना कि तुम उसे नहीं जानती हो। अब तो इस बार तुम्हारे जान पहचान का लड़का दिया, फिर भी अगर तुम्हें प्रॉब्लम है तो। तब इशिता ज़ोर से अपनी माँ को हक करते कहती है, शांत हो जाइए, मैं अभी रेस्ट लेना चाहती हूँ मम्मा, प्लीज़। और शादी के अलावा कोई और टॉपिक हो ना तब बात करिएगा आप मुझसे। और सुनिए, दवाई ले लीजिएगा टाइम से। वैसे तो इशिता की आवाज़ हमेशा सबके साथ स्ट्रिक्ट रहती थी मगर माँ के सामने आकर वो थोड़ा सा नरम बन ही जाती थी, क्योंकि एक उसकी माँ ही तो थी उसके ज़िंदगी में जो उसे हमेशा हर वक्त संभाली थी। जाते जाते वो अपनी माँ की तरफ मुड़ कर देखती है। उनकी माँ की आंखों में वही प्यारा सा भोलापन, चेहरे पर वही मासूमियत, हल्की से स्माइल, और जितनी प्यारी वो दिखती थी वाकई अपनी नेचर से भी वो इतनी ही प्यारी थी। उनका एक वर्जन इशिता के अंदर भी था, लेकिन वो कभी भी उस वर्जन को भरने नहीं देती थी। उसे डर था
कि अगर वो अपनी माँ की तरह बन गई तो माँ की तरह अपनी ज़िंदगी में सिर्फ सहती रह जाएगी और पूरी पूरी दुनिया जितना दर्द उसकी माँ को दी है, वही वही दर्द अगर इशिता को मिला तो वो तो सब कुछ जलाकर राख कर देगी। क्योंकि बचपन से उसने इतना कुछ झेल लिया है कि अब उसकी ज़िंदगी में और कुछ आए और वो सह जाए, इतनी ताकत नहीं बची थी उसमें। वो चुपचाप जाकर के अब शावर लेना शुरू कर दी थी। वहीं दूसरी तरफ देशमुख परिवार में माहौल कुछ अलग ही जमा हुआ था। सारे लोग इस बारे में लगातार गॉसिपिंग कर रहे थे कि मिस्टर एडी किसी लड़के के साथ रहने वाले हैं। हाँ, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? जो शख्स अपने आसपास भी किसी को देखना तक मंजूर ना करे, जिसके आसपास उसके बॉडीगार्ड्स भी चले, ये उसे अच्छा नहीं लगता था। आज वो किसी लड़के के साथ अपना कमरा शेयर करेगा और अपना बेड भी। कमरे के दरवाजे के बाहर सब लोग इस तरह से भीड़ जमा कर लिए थे कि अंदर अगर गलती से भी थोड़ा सा दरवाज़ा खुला तो सिनेमा देखने को मिल जाएगा सबको। बेचारी अंदर इस मासूम सी प्यारी सी मात्र 19 साल की लड़की की हालत क्या हो रही थी ये सिर्फ उसे पता था। जैसे तैसे करके उसे शादी के लिए उसकी माँ ने मजबूर तो कर दिया था, मगर अब क्या वाकई उसे किसी के साथ ऐसे रहना पड़ेगा, किसी के साथ सोना पड़ेगा और किसी को हमेशा अपने ठीक सामने देखना पड़ेगा, वो भी ऐसे। अभी तक तो वो शख्स शावर ले रहा था, लेकिन जैसे ही वो शख्स बाहर निकलेगा बाथरूम से, उसकी क्या हालत होगी। छोटा छोटा सा चेहरा, प्यारी सी आंखें, खूबसूरत सी नाक और साथ ही छोटे छोटे प्यारे से होंठ, जो कि वाकई नेचुरल इतने ज़्यादा खूबसूरत और पिंक थे कि उसे मेकअप की ज़रूरत ही ना पड़े। आंखों का कलर ज़रा भी नॉर्मल नहीं था, कुछ अजीब सी थी उसकी आंखें, जिसे अगर कोई देख ले तो देखता रह जाए। बाल जो हल्के घुंघराले और कर्वी थे, बिल्कुल उसके नेचर की तरह। वो वैसे तो बहुत ही ज़्यादा होशियार थी, मगर कभी उसको अपनी होशियारी दिखाने का मौका ही नहीं मिलता था। जब भी वो कुछ भी अपने मन से बोलना चाहे, उसकी ज़बान को हमेशा तकलीफ ही पहुंचाई गई थी। उसके हर एक्शन पर उसे ऐसे रोक लगा दिया गया था कि उसकी बस एक जेल में बंद कैदी की तरह रह गई थी। और अब वो इसी को अपनी ज़िंदगी और अपनी किस्मत समझ करके इसमें भी खुश रहना चाहती थी। आसपास की चीज़ों को देख कर के उसे बड़ा मज़ा आ रहा था। वैसे तो उसका परिवार बहुत ही प्रॉस्पेरस था, मगर उसे जो कमरा दिया गया था वो बड़ा ही फटीचर। इसके बारे में उसके पापा को ज़रा भी जानकारी नहीं थी, क्योंकि वैष्णवी के पापा उसे बहुत प्यार करते थे। लेकिन उन सब का प्यार उसकी माँ की कीमत से हमेशा चुक जाया करता था। खैर खैर अभी तो इन सारी बातों को सोचते सोचते वो कमरे को देख रही थी, जांच पड़ताल कर रही थी कि कैसे रहेगी वो यहाँ पर, कितनी सफाई करनी है उसे इस घर में, और कैसे उस आदमी को देख पाएगी, वो क्या बुलाएगी उन्हें। सबसे बड़ा सवाल ये चल रहा था उसके दिमाग में। दिल थक थक कर रहा था और साथ ही इंतज़ार था कि आखिर अब क्या होने वाला है। आज तो ज़बरदस्ती होकर ही रहेगी उसके साथ, कोई भी नहीं उसे बचाने वाला। दरवाज़ा भी अंदर से लॉक है और ये दरवाज़ा तो इतना मजबूत है कि वो तोड़कर बाहर भी नहीं भाग सकती। आस-पास कोई खिड़की भी नज़र नहीं आ रही थी। ऐसा पैक्ड कमरा था ये। ऐसा लग रहा था जैसे कि उसका दम घुट जाएगा यहाँ पर। बस एसी की ठंडी-ठंडी हवाएँ और पूरा कमरा जो बस लग्ज़ूरियस और प्रॉस्पेरस सामानों से भरा हुआ था। अचानक से शावर का वो आवाज़ जो अभी तक हल्का-हल्का उसके कानों में पड़ रहा था, वो बंद हो चुका था। और अब जाकर के वो एकदम से सहम गई थी और चुपचाप जाकर के एक कोने पर बैठ गई थी। ना जाने क्यों वो नीचे जाकर बैठी हुई थी। शायद उसे आदत नहीं थी ऊपर काउच पर या सबके सामने सबके लेवल पर बैठने की। वो शायद वो खुद को छुपाने की कोशिश कर रही थी। इस वक्त इसके अलावा उसके पास और कोई चारा भी तो नहीं बचा था। जैसे ही उसके कमरे के बाथरूम का दरवाज़ा खुला था और बाहर की तरफ कोई शख्स नॉर्मली अपने हाथों में टॉवेल लेकर के बालों को सुखाते हुए आ रहा था, वो एकदम से अपनी नज़रों को धीरे धीरे करके काउच के पीछे से उठा रही थी और ऐसे देख रही थी कि ये शख्स क्या वाकई उसके साथ रहने वाले हैं, उसका पति बनकर। और उन्हें ऐसे देख रही थी जैसे कि वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं बल्कि कोई अजीब सी प्रजाति हो। मर्दों से उसका कोई खास लेना देना नहीं था, न ज़्यादा कभी बातें हुई थी और न ही कभी किसी को इतने करीब से देखा था। और ऊपर से ऐसी हालत में वो इतनी ज़ोर से चीखती है कि बाहर के लोगों को तो बस ऐसा अनुभव हुआ था कि हो गया जो कार्यक्रम के लिए वो अब तक इंतज़ार कर रहे थे। ये क्या है? पापा! उसने इतनी ज़ोर से चिल्लाया था कि वो शख्स के हाथ से एकदम से टॉवल नीचे की तरफ गिर गया था और उसे समझ में नहीं आया था कि उसके कमरे में ये आवाज़।
शायद भूल गए थे मिस्टर रेड्डी कि अब उनकी शादी हो चुकी है। आज ही हुई थी, इसलिए उन्हें आदत नहीं थी किसी लड़की की ऐसी चीखती चिल्लाती आवाज़ सुनने की। वो गुस्से में उस आवाज़ की तरफ मुड़े तो थे, लेकिन तब तक वैष्णवी को समझ में आ गया था कि उसके मुँह से ये क्या निकल गया है। वो ज़ोर से अपने मुँह को दबा करके इस काउच के पीछे छुप जाती और साथ ही अपनी सांसों को भी थामने की कोशिश कर रही थी, जो बहुत तेज़ बढ़ा हुआ था। तभी उस आदमी की बहुत ही कठोर आवाज़ उसे सुनाई देती है, "ये जो तुम अभी चिल्लाई हो ना, बाहर आओ।" लेकिन वैष्णवी चुपचाप छुपी हुई थी। वो कैसे बाहर निकलती? अगर बाहर निकलती तो वो पकड़ा जाती, और पकड़ा जाती तो बहुत डाँट पड़ती और शायद मार भी। और उसकी वजह से वो छुपना बेहतर समझ रही थी। वो अपने चेहरे को ना मिलाकर खुद से कहती है, बाहर नहीं निकलूँगी, नहीं निकलूँगी। बाहर क्यों निकलूँ? मार रहे हैं मुझे। छुपी रहूँगी यहीं पर, देखती हूँ कैसे ढूँढते हैं। उसे लग रहा था कि वो तो छुपन-छुपाई में बहुत माहिर है, लेकिन उसे नहीं पता था कि वो मिस्टर एडी के साथ है, ना कि अपनी माँ के साथ, जो उसे ढूँढ नहीं पाएँगी। आराम से वो अपने काउच के ठीक बगल में खड़े थे, और उन्होंने इसी बीच लोअर पहन लिया था। पता चले दोबारा से अगर ये लड़की चीखे और उनका टॉवल नीचे गिर जाए तो? अभी तक तो सिर्फ एक टॉवल गिरा था जो उनके हाथ में था। अगर दूसरा टॉवल भी गिरता जो अभी तक उनके वेस्ट पर था, तो काफ़ी इंसल्ट हो जाती उनकी। यहाँ पर वैष्णवी डरे सहमे तरीके से खुद से बातें किए जा रही थी। बाहर नहीं निकलूँगी, नहीं निकलूँगी बाहर, यहीं छुपी रहूँगी। बाहर नहीं निकलना मुझे। मैंने क्यों चिल्ला दिया? पापा, पापा मुझे यहाँ से ले जाओ यार, मुझे नहीं रहना यहाँ पर। और साथ ही उसके हरकतें भी थोड़ी अजीब थीं। शरीर ऐसे काँप रहा था जैसे कि वाक़ई कितना ज़्यादा डर रही हो। तभी यहाँ पर एक शख्स जो कि आराम से अपनी गर्दन को टिल्ट करके उसके हर एक्शन को बहुत ही ध्यान से नोटिस कर रहा था। और तभी अचानक से वैष्णवी के गर्दन के पास कुछ अजीब-सी आवाज़ सुनाई देती है, और साथ ही किसी की तो आहट थी है। और जैसे ही उस तरफ उसका चेहरा मुड़ा था, वो एकदम से अपनी जगह पर गिर चुकी थी और पूरी तरह से ज़मीन पर लेट चुकी थी। लेटने का इरादा नहीं था उसका, लेकिन वो बस डिसबैलेंस हो गई थी और इतना ज़्यादा घबरा कि उसका हाथ-पैर काम नहीं करता। जैसे ही वो भी पूरी तरह से लेट पाती, लेकिन तब तक उसके सर के पास काउच का पैर लग जाता, जिससे एडी ने भी अपने हाथ को यूज़ करके फाइनली उनके कमर के पीछे रख दिया था, और साथ ही दूसरा हाथ उसके सर के पीछे, कि कहीं उसके सर पर वाक़ई चोट ना लग जाए। यहाँ वैष्णवी की धड़कनें पहले से बढ़ी हुई थी, ये सोच-सोच कर कि उसे किसी मर्द के साथ रहना पड़ेगा, और यहाँ पर भगवान ने इतना बड़ा ज़ुल्म कर दिया उसके साथ। ये आदमी ऐसे नंगे-पुंगे उसके ठीक ऊपर इस तरह लेटा हुआ है, और अब वो और ज़्यादा रुक नहीं सकती थी। वो इतनी तेज़ चिल्लाती है कि अब तो बाहर वालों को भी अजीब-सा शक हो रहा था। वाक़ई ही क्या मिस्टर रेड्डी इतना ज़्यादा बेसब्र थे शादी करने के लिए? और अगर थे ही तो कर लेना चाहिए था। उनकी भाभी अपने पति की तरफ देखकर कहती हैं, "आपके भाई हैं, आज मुझे वाक़ई समझ में आ गया है। ख़ैर मैं तो हल्दी-दूध भी नहीं दे पाई, और ये सारी रस्म तो रात में होती है ना, ये क्या दिन में ही लग गए?" तभी उनके हस्बैंड समझाते हुए कहते हैं, "शादी हो गई है, अब वो चाहे जो करे, हमें इस बारे में बात करने की ज़रूरत नहीं है। और ये आप लोग क्या हँसे जा रहे हैं? चलिए अपने-अपने कमरे में चलिए। और मुद्दित, आपसे भी कह रहे हैं, इस कमरे के आहर-बाहर नज़र मत आइएगा आप।" तभी उनकी बीवी एक नाम जो काफ़ी तेज़ आवाज़ में चिल्लाते हुए कहती हैं, "जिया, किचन से दूध लेकर जाओ और इन लोग को दे देना। हम लोग अपने कमरे में जा रहे हैं।" यही जिया नाम की वो लड़की, जो कि इन्हीं के परिवार की एक सदस्य थी और बहुत ही ज़्यादा प्यारी। देशमुख परिवार में 3 भाई थे, सबसे बड़े, उसके बाद एक बीच और एक सबसे छोटे। छोटे यानी कि मिस्टर एडी। बीच वाले का नाम मिस्टर आदित्यनाथ था, और वो यहाँ पर ज़्यादा रहना पसंद नहीं करते थे, और वहीं यहाँ उनके बड़े भाई। जिया बड़े प्यार से आवाज़ लगाती हैं, "जी, बड़ी मम्मी, हम दे देते हैं।" और ये बोलकर वो काफ़ी खुशी-खुशी अपने मुँह पर अपना हाथ रखे हुए मुदित की तरफ देख रही थी। मुदित यानी कि उसका भाई। वैसे तो वो दोनों कज़न थे, लेकिन काफ़ी ज़्यादा क्लोज़ थे। मुदित जो आकर के किचन में धीरे से कहता है, "तुम क्या अकेले दूध देने जाओगी? मैं तो कहता हूँ मैं भी चलता हूँ। कम से कम इसी बहाने चाचू को देख तो पाऊँगा।" तभी ये सुनकर के जिया अपने चेहरे को ना मिलाकर कहती है, "श्श! ऐसा तो बिल्कुल मत करिएगा। आपको पता है ना, चाचू कितने स्ट्रिक्ट हैं। उनके सामने किसी की नहीं चलती। आप पिट जाएँगे और साथ में मुझे भी पिटवाएँगे।" मैं नहीं पिटना चाहती, इसलिए मैं दूध देकर के वापस आ जाऊँगी शांति से। हाँ, हाँ, चल तू, डरपोक कहीं की, और मुझे मत डरा समझी? वैसे भी चाचू और मेरी उम्र में ज़्यादा फ़र्क थोड़ी ना है। बस वो ओहदा बड़ा हो गया, इस वजह से मैं उनकी बहुत इज़्ज़त करता हूँ। ये सुनते ही जी हँसते हुए अपने मुँह पर हाथ लगा ली थी और धीरे से कहती है, आप उनसे डरते नहीं हैं?" "हाँ, चा" बस उसने इतना बोला था कि ज़ोर से मुझे तो उसके मुँह पर हाथ रखते कहता है, "पागल है क्या तू? चाचू हैं, प्राइवेसी है कुछ उनकी, ऐसे थोड़ी ना बुला सकती है। जा रहा हूँ मेरी माँ, नहीं जाऊँगा उनके कमरे में।" जिया धीरे से अपने हाथ में ग्लास लेकर के अब उनके कमरे के बाहर पहुँच गई थी, और बहुत ही प्यार से खटखटाते हुए कहती है, "चा चाचू, चाचू, अब चाची, आप लोग अंदर हैं?" लेकिन इतनी धीरे आवाज़ उन 2 शख्स को कैसे सुनाई देती, जो एक-दूसरे के करीब होकर के एक-दूसरे की धड़कन सुनने में बिज़ी थे। वैसे एक-दूसरे का चेहरा तो नहीं देखना था, वैसे तो एक-दूसरे का कोई चेहरा देखने में दिलचस्पी नहीं थी दोनों को, लेकिन अब भगवान ने इतना अच्छा पोज़ीशन खुद बना दिया था, तो फिर क्यों चूकना था? वो भी इसी तरह से उस वैष्णवी नाम के, यानी कि उनकी सो कॉल्ड वाइफ़ के ऊपर ऐसे लेटे हुए थे जैसे कि बस अभी तो उनको, लेकिन तभी अचानक से उन्हें कुछ याद आता है। उनका ऑरा घट रहा है इससे, वो किसी लड़की को ऐसे कैसे देख सकते हैं? वो तुरंत ही उनके ऊपर से हटते हैं और साथ ही काफ़ी गुस्से में खड़े होते हुए कहते हैं, "ये क्या, इतने इतने टाइम से नहा रहा था मैं, मेरा पूरा टाइम वेस्ट करवा दिया तुमने।" वैष्णवी को इसका कुछ मतलब तो समझ में नहीं आता, लेकिन हाँ, वो बात अलग थी कि वो डर ज़रूर गई थी इस आवाज़ से। इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट, इतना ज़्यादा तेज़ तो उसकी माँ भी नहीं डाँटती थी उससे। वो तो बेचारी आवाज़ में एकदम से सहम करके काँप गई थी, और चुपचाप से उठकर बैठते हुए जैसे-तैसे करके फिर से उस जगह पर छुप गई थी। लेकिन तभी बाहर से फिर से मिस्टर रेड्डी को कुछ सुनाई देता है, जैसे कि कोई बहुत ही धीरे-धीरे, आहिस्ता-आहिस्ता आवाज़ लगा रहा हो। "चाचू, दूध ले लो चाचू। कितना बिज़ी हो, क्या कर रहे हैं आप लोग? दूध तो ले लीजिए कम से कम। अरे चाची को ज़रूरत।"
उसने इतना बोला ही था कि तभी दरवाज़ा एकदम से उसके मुँह से खुल गया था और वो पूरा कान टिकाए हुए थी। ऑलमोस्ट दूध उनके ऊपर गिर पाता उससे पहले ही उन्होंने अपनी इस प्यारी सी छोटी सी बदमाश जिया को सँभाल लिया था और उसे गुस्से में घूरते हुए कहते हैं, क्या हरकत है? अगर मेरे ऊपर दूध गिर जाता तो? तभी जिया तो इधर-उधर देखने में बिज़ी थी और ढूँढते हुए कहती है, चाची कहाँ हैं? और क्या कर रहे थे आप लोग? वैसे उसकी हिम्मत नहीं होती थी अपने चाचू के सामने ज़्यादा कुछ बोलने की, लेकिन इतना बोलकर के वो उनके हाथ में दूध थमाती और हँसते हुए वहाँ से भाग चुकी थी और तभी दरवाज़ा बंद हो पाता, तभी वो धीरे से कहती है, अच्छा सुनिए, थोड़ा आराम से, हाँ, चाची बहुत नाज़ुक हैं। और ये बोलकर वो फिर से हँसते-हँसते वहाँ से जा चुकी थी। उसे तो ये भी नहीं पता था कि ये सब क्या होता है। छोटी-सी थी वो, लगभग 13 साल की, लेकिन फिर भी हरकतें और आदतों से पूरी तरह से बदमाश। वैसे उसे कुछ भी पता नहीं था, लेकिन अपने मुदित भाई की संगत में रह कर के थोड़ी बिगड़ गई थी वो। यहाँ पर दूध जैसे ही रखा गया था, तभी मिस्टर रेड्डी जो पीछे की तरफ मुड़कर देख रहे थे, जहाँ इस वक्त शीशे के सामने बैठी ये मासूम सी लड़की जो फिर से चुपचाप सहम करके काँपना शुरू कर दी थी। वैसे तो उन्हें उस लड़की से कोई खास लेना देना नहीं था। रोए तो रोए, मुझे क्या? वैसे भी मुझे अपना काम करना है और यहाँ से जल्द निकलना भी पड़ेगा। अब रात भी हो रही थी और उन्हें यहाँ से निकलना भी था, जिसकी वजह से वो अपने क्लोजेट रूम में जा चुके थे। क्लोजेट रूम से बाहर आकर के वो पूरी तरह से रेडी होते हुए बस अपने वॉच को पहन ही रहे थे कि तभी उनकी फिर से नजर जाती पीछे की तरफ और ये उन्हें थोड़ा सा अजीब लगा था। अभी तक बिल्कुल वैसे ही चुपचाप, बिल्कुल शांति से बैठे हुए धीरे धीरे करके सुबह सुबह कर कोई इतना देर तक कैसे रो सकता है? क्या ये लड़की वाकई मेंटली डिसऑर्डर? क्या ये लड़की थोड़ी पागल है? बस उन्हें इन सारी बातों में कोई ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना था, क्योंकि उन्हें अपने आप को पूरी तरह से कंट्रोल में रखना था और वैसे भी ये शादी उनके लिए सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह था। भाई ने बोला और उन्होंने शादी कर ली ताकि उनके फैमिली को इससे कुछ प्रॉफिट हो सके और उसके बाद उन्हें तो इस लड़की को छोड़ना ही था। ऐसे कुछ कॉन्ट्रैक्ट के साथ उनकी डील हो चुकी थी उनके अपने ही भाई के साथ। जाते जाते जैसे उन्होंने अपने दरवाजे पर हाथ रखा था और हैंडल को घुमाया था, लेकिन ये दरवाज़ा तो उनसे खुल ही नहीं रहा था। ऐसा लगता जैसे कि बाहर से किसी ने जानबूझकर के दरवाजे को लॉक कर दिया हो। दोबारा से हैंडल पर अपना हाथ घुमाने के बावजूद भी दरवाज़ा अनलॉक नहीं होता। उन्हें समझ में आ गया था कि ये किसकी बदमाशी हो सकती है। वैसे तो उनके सामने ऐसे कोई हरकत कर सके ये पॉसिबल नहीं था, लेकिन था कोई यहाँ पर बदमाश जो कि ऑब्वियसली सिर्फ जिया ही थी और ये हरकतें वो हमेशा करना पसंद करती थी। अपने चाचू को परेशान करना उसका हॉबी था। भले बहुत मार खाती थी उनसे, लेकिन सिर्फ उन्हीं के साथ सबसे ज़्यादा क्लोज भी रहती थी। रात के अब 11:30 बज रहे थे और ये लड़की अभी भी चुपचाप ऐसे बैठी हुई है, ये देखा नहीं जाता और एडी को अब कुछ ज़्यादा ही चिढ़ मच रही थी। वो तुरंत ही अपने हाथ में ग्लास लेते हैं और उसके ठीक बगल में जाकर खड़े होते हुए कहते हैं, ये दूध पियो और तुम कैसे कपड़े में रहने वाली हो? एक्सक्यूज़ मी, मुझे गंदगी अब बिल्कुल पसंद नहीं है, तो मेक श्योर कि तुम पूरे दिन में कम से कम 3 बार नहाओगी। ये सुनते ही वैष्णवी को लगा था कि क्या उसके शरीर का इस्तेमाल ऐसा सोच सकती है वो? नहीं, जाने देते हैं, इतना गंदा क्यों सोचना? लेकिन फिर भी मेरे नहाने से इन्हें क्यों फ़र्क पड़ेगा? ये सारी बातें वो सोच रही थी और अपनी आंखों में आंसू लिए और धीरे-धीरे रोते हुए। उसका रोना रुक ही नहीं रहा था, जिससे इरिटेट होते हुए खुद ही अब ये फिर से उसकी तरफ मुड़ते हुए कहते हैं, और ये रोना बंद करो, आवाज़ नहीं आनी चाहिए मुझे इस कमरे में। कुछ हमेशा के लिए तुम्हारा कुछ दिन की मेहमान हो। मेक श्योर मुझे इतना गुस्सा मत दिलाओ कि तुम्हारे लिए कुछ ज़्यादा ही बुरा साबित हो जाऊँ मैं। फिर लोग कहते हैं कि मैं बुरा हूँ, हरकतें नहीं देखते खुद की। और वो काफ़ी गुस्से में फ़ोन मिलाते हैं जिया की तरफ, लेकिन यहाँ पर तो कोई फ़ोन ही नहीं उठा रहा था। फाइनली किसी ने अब नीचे के टेलीफोन को उठा लिया था। कान पर लगाते ही जैसे दूसरी तरफ की आवाज़ सुनाई दी थी, वो एकदम से भी फ़ोन रखने वाला था। ये यहाँ का नौकर था और डरते-डरते वो एडिटर से बात तो नहीं कर सकता था। वो तभी कहता है, मैं किसी को बुला दूँ साहब? लेकिन तभी ये काफ़ी गुस्से में चिल्लाते कहते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय किसी को बुला दूँ? दरवाज़ा खोलो यहाँ पर। पता नहीं क्या दिमाग ख़राब कर रखा है। उसने भी ये दरवाज़ा लॉक किया ना कैमरे से तो मैं देख ही लूँगा। उसके बाद उसकी खैर नहीं। यहाँ दरवाज़ा खुलता है और बाहर सब लोग ऐसे झाँक रहे थे कि आखिर क्या-क्या हुआ अंदर? 2 घंटे से अंदर ही तो थे ये दोनों मियाँ-बीवी, कुछ तो ज़रूर हुआ होगा। लेकिन यहाँ पर मिस्टर एडी किसी को भी अब फेस नहीं करने वाले थे। वो पूरी रात आज बाहर ही रहने वाले थे, यही उनके लिए अच्छा साबित होता। आखिर कैसे रहते मिस्टर एडी यहाँ पर? यहाँ पर रहते तो अपनी बीवी के साथ ऐसे सबके सामने अजीब लगता उन्हें। वो तो अपने आप को बिल्कुल आइसोलेटेड रखते थे। उन्हें तो इस घर में रहना भी पसंद नहीं था और यहाँ पर एक बीवी के साथ उसी कमरे में रहना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। फाइनली अब वो आ चुके थे अपने दोस्तों के साथ। वैसे तो उनके सिर्फ नाम के दोस्त थे, क्योंकि सबके साथ उनका काम तो सिर्फ बिजनेस वाला ही होता था। यहाँ क्लब में बैठकर भी वो लोग बातें कर रहे थे, वो भी बिजनेस से रिलेटेड, प्रॉफिट लॉस बिजनेस ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन इस वक्त यहाँ पर मौजूद उनके दोस्तों में से 2-3 लोगों को तो अच्छे से पता था कि आज मिस्टर एडीजे की शादी हुई है और वो रात में यहाँ पर मौजूद हैं। आखिर क्यों? और वेदांत इस मामले में कभी पीछे नहीं हटते थे। वो अपनी बात को उनके सामने रख ही देते हैं और हंसते हुए कहते हैं, क्या बात है, तुम तो काफ़ी आप तो काफ़ी डरपोक निकले मिस्टर एडी। हमें तो लगा था कि आपके अंदर काफ़ी ताकत होगी, पर आप तो फुस हो गए। शादी के रात आप अपनी बीवी को हैंडल नहीं कर पाए, या फिर आपके अंदर इतना गट्स नहीं है? खैर कोई बात नहीं, होता है। आई टोटली एग्री। ये सुनते ही वो अपने लैपटॉप से अपनी नज़र को हटा करके वेदांत की तरफ देखते हुए पूछते हैं, क्या चाहते हो? जिंदा रहना है? शादी भी नहीं हुई है अभी तुम्हारी?
मेरा दिमाग ख़राब करके तुम अपनी ज़िंदगी को ही अपने हाथों से ले डुबोगे। तुमसे एक फ़ाइल कंप्लीट करने के लिए कहा था, हुआ वो? फिर से काम। तब तक एक अभिनव नाम का शख्स जो कि उनके सामने पहुंचता है, वो भी इसी फ्रेंड सर्कल में से ही थे। और वो धीरे से अपने हाथ को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, हेलो, अब तो आप शादीशुदा हो गए, रात भर यहीं पर हमारे साथ बिजी रहोगे या फिर घर भी जाना है? लेकिन वेदांत जो हंसते हुए हाई फाई देते हुए कहते हैं, नहीं नहीं, ऐसे कैसे घर जा सकते हैं? घर जाने के लिए बीवी को फेस करना पड़ेगा, और बीवी को फेस करने के लिए हिम्मत चाहिए होता है। ना ना, इतनी हिम्मत नहीं है मुन्ना इनमें। अब तो उन्हें आ रहा था गुस्सा, ऐसे कैसे उनकी इतनी बेइज्जती हो सकती है। आई मीन, उनको अपनी बीवी से डर लगेगा जो इतने सारे लोगों को डरा कर रखता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और वह इस बारे में कोई सफाई न देते हुए तुरंत ही अपनी जगह से उठते हुए कहते हैं, अगर तुम लोग को इसी तरह की बकवास करनी है ना, तो मैं कल की मीटिंग कैंसिल कर रहा हूँ। उसमें तुम लोग को आने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं फ़ौरन में अकेले जाकर हैंडल कर लूँगा। तभी इस बात पर अनुभव तभी इस बात पर अनुभव जो अपने चेहरे को नाम मिलाकर कहते हैं, सरकार आपको कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं है, हम हैं ना, फ़ौरन ट्रिप हम कर लेंगे। आप बस अपनी बीवी के साथ ऐश करिए। हाँ, अगर अगर हिम्मत है तो करिए, मतलब हमें पता है मर्द चाहे कितना भी स्ट्रांग हो, बीवी के सामने फट ही जाती है। या तो फिर मंजूर कर लो। ये सुनते ही अब एडीजे अपनी जगह से खड़े होकर के अपने लैपटॉप को हाथ में लेते हुए कहते हैं, इसमें सारे अकाउंट्स के डिटेल्स फिल कर दिए मैंने। कल तुम लोग फॉरेन ट्रिप लोगे और मैं घर पर ही रहूँगा, और वो भी उसके साथ। और तुम लोग को जो लगता है ना मेरे अंदर गट्स नहीं है खुद को कंट्रोल करने का, सोचना भी मत। और ये बोल करके वो तुरंत ही यहाँ से बाहर निकल चुके थे और ड्राइवर की तरफ बस अपनी आंखों से इशारा करके अब अंदर आकर बैठ चुके थे। ज़्यादा बोलना उन्हें पसंद नहीं था, लेकिन वो जितना बोलते थे उस आवाज़ में एक अलग सा पावर, एक अलग सा ऑरा होता था। घर तो जाने के लिए वो निकल गए थे, लेकिन क्या ये फैसला सच में उनके लिए काम करने वाला है? कहीं ऐसा तो नहीं कि उनके दोस्तों ने उन्हें अपनी बातों में फंसा दिया हो? लेकिन नहीं, अब बात उनके ईगो पर आ चुकी थी। प्रूव तो करना ही पड़ेगा कि बीवी को देखने के बावजूद भी वो डरते नहीं उनसे। बीवी को भी हैंडल कर सकते हैं वो। इतने बड़े बड़े बिजनेस को तो संभाल रहे हैं, बीवी को संभालना क्या कोई तोप वाली बात थोड़ी ना है। लेकिन अब क्या पता था उन्हें कि आने वाली ज़िंदगी उनकी कैसे होने वाली है। आइए जानते हैं आखिर क्या होगा मिस्टर एडी और वैष्णवी की कहानी में आगे। और सुनते रहिए इस प्यारी सी कहानी को, जिसे लिखा है आपकी ऑथर सौम्या त्रिपाठी ने।